हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स लेकर आया हूँ। ठीक है, आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ क्लास जो है 12th के लिए होने वाले हैं। यहाँ पर जो है ये जो प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्या क्या एग्जाम में आते ही आते हैं, कौन कौन से चैप्टर से आते हैं, तो मैं आपको जो है चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा। यूनिट के अंदर से चैप्टर वाइज बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके जो है इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएंगे आएंगे। अगर आप ये टॉपिक करके चले जाते हैं ना, तो आपको जो है यहाँ पर 82 आराम से जो है 80 टू 90 मार्क्स आराम से जो है आपको स्कोर कर लेंगे, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। अगर सिर्फ आप ये सारे के सारे टॉपिक में बताए जो वो कर लेंगे तो आप 80 टू 90% आप लेकर आ सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, आपको बेसिक नॉलेज है पहले से, तो आप जो है यहाँ पर जो है 90 टू 100 मार्क्स आराम से स्कोर करेंगे। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आप जो है 100 आउट ऑफ 100 भी ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सा जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, यानी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लास 12th के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी यूनिट से कौन से चैप्टर आने वाले हैं और उन चैप्टर की वेटेज क्या है, कितने मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट है, तो यूनिट 1 है आपकी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड, यहाँ पर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला ही चैप्टर है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये यूनिट है जो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखिए राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय। तो यहाँ पर जो चैप्टर आएंगे इस यूनिट के अंदर से आपके जो है चैप्टर 1 से लेके 4 तक चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 12 मार्क्स आपको देंगे, ठीक है, कितने मार्क्स देने वाले हैं, 12 मार्क्स आपको देने वाले हैं, जो कि यहाँ पर यूनिट 1 के हैं। उसके बाद जो यूनिट 2 है मनी एंड बैंकिंग, तो मनी एंड बैंकिंग के 5 और 6 चैप्टर, यानी 2 चैप्टर आपके मनी एंड बैंकिंग के हैं, जो कि आपको 6 मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आ जाता है यहाँ पर थर्ड यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो है आय एवं रोजगार का निर्धारण। तो ये जो चैप्टर है आपका जो है ये यूनिट है, आपको जो है यहाँ पर 7 से 9 चैप्टर आपको इसके अंदर करने हैं, यानी 7, 8 और 9 चैप्टर आएंगे और साथ में आपको 8 मार्क्स देकर जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर को आपको कितनी वेटेज देनी है, कौन सी यूनिट को कितनी वेटेज देनी है, कितने चैप्टर आने हैं और कौन आप जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए चैप्टर यूनिट 4 है, यूनिट 4 में क्या है कि गवर्नमेंट बजट और यहाँ पर इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। तो ये आपकी यूनिट 4 है, इसमें सरकार, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था के बारे में है। चैप्टर 10 जो है यहाँ पर 6 मार्क्स दे सकता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर अगर आपने एक चैप्टर कर लिया, 10 चैप्टर कर लिया, तो 6 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। तो ये तो आपको करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट, और यहाँ पर कह रहा है भुगतान संतुलन। तो यहाँ पर भुगतान संतुलन में यहाँ पर जो है 11 और 12 यानी 11 और 12 चैप्टर आने वाले हैं, ये सेम 6 मार्क्स आपको देंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि कौन सी यूनिट से जो है कौन से चैप्टर आने वाले हैं, कितने चैप्टर आने वाले हैं, कितने मार्क्स के आने वाले हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो है कौन सी यूनिट से कौन सा चैप्टर आ गया और किस चैप्टर के अंदर से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर यूनिट 1 है, यूनिट 1 के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कौन सी यूनिट है, यूनिट 1 है, जो कि नेशनल इनकम जो है एंड रिलेटेड एग्रीगेट, यानी राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय। यहाँ पर 12 मार्क्स आपको देने वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर से आपके कौन कौन से यहाँ पर चैप्टर 1 है, इसके अंदर आता है इंट्रोडक्शन, परिचय। तो परिचय के अंदर आपको क्या पढ़ के जाना है। ठीक है, तो आपको पढ़ के जाना है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में अगर पूछेगा कोई सवाल तो यही आने वाला है आपका कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में अंतर बताओ। ये चैप्टर यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आएगा ही आएगा अगर आपका इंट्रोडक्शन की बात करें तो। यहाँ पर देखिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र में जो है यहाँ पर अंतर बताइए, व्यापक कहें या समष्टि अर्थशास्त्र कहें। व्यापक या समष्टि मतलब पूरे देश का अध्ययन किया जाता है जिसमें, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर चैप्टर 1 से। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 2 से क्या करना है हमें, देखिए चैप्टर 2 है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है यानी समष्टि अर्थशास्त्र की कुल बुनियादी अवधारणाएं, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है, ये चैप्टर है। इसके अंदर से कौन कौन से आने वाले हैं आपके, तो इसके अंदर से जो है यहाँ पाएगा डिफरेंस जो है बिटवीन फाइनल गुड्स
एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है किसी भी हालत में। अगर आपने ये कर लिया तो ये तो आने ही वाला है कि डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि यहाँ पर ये मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन आता है और यहाँ पर लॉन्ग में भी आता है, तो ये करके ही जाना है, यानी अंतिम माल और मध्यवर्ती माल, ठीक है। या कहें कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के बीच में आपको अंतर सीख के जाना है, ठीक है, पढ़ के जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोड़ना नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो के बारे में, यानी डिफरेंस बिटवीन जो है इसके एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल के साथ करके जाना है। स्टॉक और प्रवाह क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल भी ये दो एग्जाम्पल आपको सीख लेने हैं कौन कौन से, बस आपको जो है इनका डिफरेंस लिखना है और एग्जाम्पल भी लिख देने हैं। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि ये चैप्टर भी है। आप यहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसको भी पढ़ना है। क्या है, टू मेथड, यहाँ पे टू मोड्स ऑफ डायग्राम, यानी टू मोड्स का मतलब जो होता है ना परिवार और फर्म वाला, तो उनके बीच में कैसे सर्कुलर फ्लो होता है इनकम का, वो आपको पढ़ना है। यहाँ पर आरेख के साथ आपको ये करके जाना है, आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है। तो आरेख के साथ आपको करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा पहले से ही करा रखा है, तो देख सकते हैं आप। और आगे भी आने वाली फ्यूचर में जो है आने वाली है वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको ये PDF मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप जो है इसको रख लें नोट्स के तौर पर, और यहाँ से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देख करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और साथ में मैं आपको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देता रहूँगा, ठीक है, वीडियो आती रहेंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 3 में कह रहा है कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। तो ये है राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर से क्या क्या आ सकता है, तो देखिए फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम डिफरेंस। तो आपको हमेशा करके जाना है कि फैक्टर इनकम होती क्या है, ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है, इसके बीच में अंतर आपको करके जाना है। देखिए कारक आय और साथ में स्थानांतरण आय, आपको अंतर इसका करके जाना है। इंपॉर्टेंट दूसरा जो है आपका डोमेस्टिक इनकम एंड जो है नेशनल इनकम के बीच डेफिनेशन आपको देखनी है कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की जो है यहाँ पर क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, घरेलू आय और जो है राष्ट्रीय आय की परिभाषा आपको करके जानी है। उसके बाद आपका रियल GDP और नॉमिनल GDP डिफरेंस, यानी अंतर आपको पढ़ के जाना है, यानी वास्तविक GDP और नामात्र GDP के बीच में जो है अंतर आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 3 से थे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप ये करके जाते हैं तो आपका पूरा जो है इंपॉर्टेंट यहाँ आपका चैप्टर 3 कवर आ जाएगा, क्योंकि यहीं पर जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन्हीं के अंदर से जो है घुमा फिरा के सवाल बनता है, ठीक है। तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इन्हीं टॉपिकों के अंदर से जो है यहाँ पर घुमा फिरा के सवाल को बनाया जाता है। तो अगर आपको ये टॉपिक पता होंगे तो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो और टॉपिक है इसके। तो GDP डिफ्लेक्शन आपको पढ़ना है, GDP यहाँ पर अवस्फीति कारक पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन ऑफ GDP, कि GDP की लिमिटेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक्सटर्नलिटी, यानी सकल घरेलू उत्पाद की सीमा क्या है, ये आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है हमारा। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन आना ही आना है, कुछ भी कर लीजिए आपको ये चैप्टर तो करना ही है, यानी राष्ट्रीय आय की गणना की विधि के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। कैसा आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो न्यूमेरिकल एंड यहाँ पर ये करके जाने हैं क्वेश्चंस, और उसके बाद आपको दूसरी जो चीज़ करनी है वो आपको जो है यहाँ पर एप्रिसिएशन मेथड और साथ में इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीनों मेथड आपको आनी चाहिए। यानी मूल्य वृद्धि विधि से कैसे हम जो है राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आपकी जो है व्यय विधि से कैसे गणना होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है और भी यहाँ पर 3 मेथड हैं। आपको एक्सपेंडिचर जो है इनकम आय विधि से कैसे आप प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मूल्य वृद्धि विधि, यहाँ पर व्यय विधि, यहाँ पर क्या है जो आय विधि, और यहाँ पर व्यय विधि, ठीक है। तो ये तीनों विधि आपको आनी चाहिए। अगर आपको तीनों विधि आएंगी तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा नेशनल इनकम, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में हम इसको करेंगे, डिटेल में सीखेंगे कि कैसे हम नेशनल यहाँ पर जो तीनों विधियों से जो है इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी भी सीखना है तो आप वीडियो यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी चैनल की, वहाँ पर जाके सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूनिट 2 हमारी आ जाती है। यूनिट 2 में हम क्या करने वाले हैं, मनी एंड बैंकिंग की यूनिट है, ठीक है। तो ये आपको 6 नंबर देने वाली है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 5
कहता है चैप्टर नंबर 5 में कह रहा है कि मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, मनी का चैप्टर है, इसमें मनी ऑफ सप्लाई यानी ये है मुद्रा और मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है। तो चैप्टर है, इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं वो है फंक्शन ऑफ मनी यानी मुद्रा के कार्य क्या होते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद सप्लाई ऑफ मनी एंड M1 मेजरमेंट ऑफ सप्लाई मनी सप्लाई। ठीक है, कि आपको सप्लाई ऑफ मनी पढ़ना है, उसके साथ ही M1 का मेजरमेंट कैसे होता है मनी सप्लाई में। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए मुद्रा की आपूर्ति और M1 मुद्रा की आपूर्ति की माप, ये पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट, हु सप्लाइज मनी। आपको यहाँ पर ये पढ़ के जाना है, यानी मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो चैप्टर नंबर हमारा आ जाता है 6 यानी बैंकिंग। तो ये हमारी यूनिट जो है यहाँ पर 6 नंबर आपको देने वाली थी। तो यहाँ पर क्या है, बैंकिंग का चैप्टर है। बैंकिंग के अंदर जो है चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा पढ़ना है, पहला है क्रेडिट। यहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन बाय यानी द कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक जो है क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं, ये आपको पढ़ना है। यानी अनधिमान वक्र के गुण और वाणिज्यिक बैंक द्वारा ऋण निर्माण कैसे होता है। उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक की फंक्शन क्या होते हैं सेंट्रल बैंक के, आरबीआई के यानी केंद्रीय बैंक के कार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको करके ही जाना है, ये तो आने ही वाला है। ठीक है, ये तो आता ही आता है, घुमा फिरा के आपसे ये पूछ लिया जाएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंट्रोल्ड मनी सप्लाई। ठीक है, कंट्रोल्ड मनी सप्लाई आपको ये पता होनी चाहिए, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, LRR क्या होता है, रेपो रेट क्या होती है, एंड यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, साथ में ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हिंदी में है। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ के जानी है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, यहाँ पर और क्या है इसके अंदर, और है देखिए यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट यानी लाभ और अलाभ स्थिति, यानी लाभ और यहाँ पर हानि की स्थिति, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस, इलास्टिक ऑफ डिमांड, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, क्या है उपभोग यानी उपभोग करने की प्रवृत्ति क्या है, बचत करने की प्रवृत्ति। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उपभोग करने की प्रवृत्ति क्या होती है, बचत करने की प्रवृत्ति क्या होती है, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ के जाना है, ये पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 के अंदर क्या है, चैप्टर नंबर 8 क्या है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट यानी अल्प अवधि में संतुलन आउटपुट क्या होता है। तो इसके अंदर से क्या क्या आ सकता है, आपका जो है एडी आएगा, आपका एडी अप्रोच, SI अप्रोच। ठीक है, तो दोनों अप्रोच आपको पढ़ के जानी है, एडी अप्रोच क्या होती है, SI अप्रोच क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ एडी दृष्टिकोण और SI दृष्टिकोण आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, निवेश गुणक क्या होता है, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ये तो आता ही आता है, ये आता ही आता है, मतलब इसका जो क्वेश्चन आता है, मतलब न्यूमेरिकल में आ जाता है, इन्वेस्टमेंट गुणक क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो सारे यहाँ पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो है टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन जो है MPC एंड जो है के साथ। ठीक है, MPC एंड के, तो यानी MPC का रिलेशन आपको यहाँ पर के साथ पढ़ना है और MPS का रिलेशन भी के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन पढ़ के जाना है, यानी MPC का रिलेशन के साथ और MPS का रिलेशन जो है यहाँ पर के साथ, बीच में संबंध जो होगा ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट लग रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर हमारा हो चुका है 8, अब चैप्टर नंबर 8 से हो गया। अब चैप्टर नंबर 9 से आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या करने हैं देख लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ यहाँ पर डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सिस डिमांड। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सिस डिमांड में क्या 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 है, कम मांग और अधिक मांग की समस्या। तो यहाँ पर कम मांग और अधिक मांग की समस्या होती है, ये कैसे, इसके अंदर हमें पढ़ना है क्या क्या है। देखिए पहला टॉपिक आपको पढ़ना है इन्फ्लेशनरी गैप, मीनिंग, डायग्राम और कॉन्सिक्वेंस एंड कॉसेस, ये आपको पढ़ के जाने, यानी मुद्रास्फीति अंतर, अर्थ, आरेख, परिणाम और कारण, ये सभी आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको यहाँ पर डिसलेशनरी जो है गैप, यहाँ पर मीनिंग, डायग्राम, कॉन्सिक्वेंस एंड कॉसेस आपको पढ़ना है, यानी अवस्फीति जो है अंतराल, अर्थ रेखा और यहाँ पर परिणाम और कारण आपको पढ़ के जाने हैं। उसके बाद जो है तीसरा है हमारा मेजर्स टू
करेक्ट इन्फ्लेशन, कि करेक्ट इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाएगा, एंड डिफ्लेशन को, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, और फिस्कल जो है मेजर्स क्या होते हैं, मनी मॉनेटरी मनी क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है, राजकोषीय उपाय क्या होते हैं, मौद्रिक उपाय क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके आते ही आते हैं। अगर आप इतना भी करके जाते हैं ना, जितने मैंने आपको टॉपिक बता रहा हूँ, अगर करके जाएंगे तो आप 100% जो है अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, यहाँ पर यूनिट हमारी आ जाती है यहाँ पर 4 यूनिट है। तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये आपको 6 मार्क्स देने वाली है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या आता है इस यूनिट में। यूनिट 4 के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 10 आ जाता है। 10 में हमारे देखिए गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ठीक है। तो गवर्नमेंट का बजट और इकोनॉमी, ये वाला चैप्टर हमारा यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, तो इसको आप भूल जाइए, ठीक है। हिंदी में क्या है, गवर्नमेंट बजट, तो आप यहाँ देखिए सरकारी बजट और आपका अर्थशास्त्र, ये चैप्टर यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी बहुत मिस्टेक है, आप उन्हें इग्नोर करिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं पहला जो पॉइंट है इसके अंदर, जो चैप्टर नंबर 10 के अंदर से आने वाला है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है, ये आएगा, और सरकारी बजट का उद्देश्य, ये आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल जो है एक्सपेंडिचर क्या होता है। एग्जाम्पल्स भी आपको इसके करके जाने हैं, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय के उदाहरण सहित आपको ये पढ़ के जाना है। दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आएगा ही आएगा। और ये वाला टॉपिक जो है मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ा रखा है, वीडियो अवेलेबल है, आप जो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, चैनल पर आप चेक कर सकते हैं, सारी वीडियो इसकी मिल जाएगी। और ऐसे समझा रखा है कि आप एक बार वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको जो है पूरा समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा डाउट होता है बच्चों को, कभी क्या होता है, इसकी जो विशेषताएं होती है इसमें लिख देते हैं और इसकी इसमें लिख देते हैं, तो ये कन्फ्यूजन पूरी दूर कर रखी है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आप वीडियो जाके देखिए, आपको जो है ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं टॉपिक यहाँ पर और क्या है हमारे जो टॉपिक है हमारा, ये है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल के साथ आपको सॉल्व करना है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच उदाहरण के सहित आपको अंतर आपको यह पढ़ के जाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है रेवेन्यू रिसिप्ट आपको पढ़ना है, कैपिटल रिसिप्ट आपको पढ़ के जाना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल, और ये मतलब वही वाला टॉपिक है, ये आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बजट डेफिसिट, आपका बजट डेफिसिट आपको पढ़ना है, फिजिकल डेफिसिट पढ़ना है, प्राइमरी डेफिसिट पढ़ना है, और यानी बजट घाटा, राजकोषीय घाटा, ठीक है, आपका प्राथमिक घाटा, ये तीनों घाटे जो है आपको पढ़ के जाने हैं। इन तीनों में से आपका कोई भी एक आ सकता है, ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं साथ में, ठीक है। आप चिंता ना करें, मैं आपको करा दूंगा, ये सारे टॉपिक भी कराऊंगा, ठीक है, जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो कराऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में है, तो अभी देख लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट, आपकी 5 आती है। यूनिट 5 में आपकी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब भुगतान का संतुलन, तो ये आपको 6 मार्क्स देने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है चैप्टर आता है 11 चैप्टर के अंदर जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं विदेशी विनिमय दर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर इस 11 के अंदर से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, ये एक्सप्लेन हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइन अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो यहाँ पर कैसे डिटरमाइन करता है फ्लेक्सिबल यहाँ पर एक्सचेंज रेट को, ये आपको पढ़ना है। यानी लचीली विनिमय दर प्रणाली के तहत जो है विनिमय दर कैसे निर्धारित की जाती है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्रिसिएशन वर्सेज जो है डेप्रिसिएशन ऑफ यानी डेमोस्टिक जो है करेंसी। तो ये डेमोस्टिक करेंसी यहाँ पर ये पढ़ के जाना है कि घरेलू जो है मुद्रा की सराहना और बनाम अमूल्यन, यानी सीधी सी बात है एप्रिसिएशन, मूल्य में एप्रिसिएशन मतलब एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के बीच में आपको यहाँ पर करेंसी के बारे में आपको ये पढ़ के जाना है, ठीक है। इनके अंतर भी पढ़ के जाना है और क्या होता है ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट है पॉइंट आपको पढ़ना है डीवैल्यूएशन, ठीक है, अवमूल्यन आपको पढ़ना है। उसके बाद वर्सेस डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, यानी मूल्यह्रास और अवमूल्यन के बीच, और यहाँ पर रीवैल्यूएशन वर्सेस एप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। तो ये चारों में आपको बहुत ही क्लियरली पढ़ के जाना है कि अवमूल्यन क्या होता है, मूल्यह्रास क्या होता है, पुनर्मूल्यन क्या होता है, अधिमूल्यन क्या होता है, ठीक है।
तो ये सारे टॉपिक आपको क्लियर करके जाने हैं। उसके बाद मैनेज्ड फ्लोटिंग भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे लास्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 12 है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, भुगतान का संतुलन है, चैप्टर नंबर यहाँ पर क्या है 12। इसके अंदर से क्या क्या आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट आएंगे, यानी चालू खाते के घटक क्या क्या होते हैं, पूंजी खाते के घटक क्या होते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेशन, यहाँ पर अकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी, ये आपको पढ़ना है, यानी बीओपी में स्वायत्त जो है और मिलनसार वस्तु क्या होती है, तो ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। उसके बाद आपको बीओपी वर्सेस बीओटी, ये वाला भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो यहाँ पर हमने सारे जो है ये जो इकोनॉमिक्स थी हमारी क्लास 12 की इकोनॉमिक्स थी, यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र के बहुत सारे जो है सारे के सारे जो है पूरे जो है बुक के हमने यहाँ पर चैप्टर के जो है बुक के हमने जो है इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उन्हें भी पता चले कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, क्या क्या आता है एग्जाम में, और वो भी अपने जो है एग्जाम में जो है यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर पाएँ और अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ। तो दोस्तों अगर आपको इनकी वीडियोस चाहिए, यहाँ पर सारी जो है टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए, तो ये आपको आती रहेगी, मिलती रहेगी। और अगर आपको ये जो आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको जो है यहाँ पर जो है आपका हमारा ग्रुप है, जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चलिए अब हम मिलेंगे आपको ऐसी ही किसी और वीडियो में।